इसी तरह के एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। मैं समझता था कि इस बार चर्चा का रूप कुछ भिन्न होगा। देश के सामने जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उन्हें भी विवाद के दौरान उठाया जाएगा। अब सदन की बैठक जुलाई में होगी। आपने 0 आवर में सार्वजनिक महत्व के कुछ मामले उठाने की अनुमति दी। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक प्रश्न ऐसा है जो अगले सदन की बैठक के लिए टाला नहीं जा सकता। मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह जी ने कल उसका उल्लेख किया था। जेनेवा में डिजार्मामेंट कॉन्फ्रेंस चल रही है, थोड़े दिनों में समाप्त होने वाली है। सीटीबीटी का प्रश्न वहां उपस्थित है। भारत को इस मामले में दो टूक फैसला करना पड़ेगा। इस सवाल पर एक राष्ट्रीय सहमति रही है। हम ये कहते रहे हैं कि हम ऐसे विश्व की रचना चाहते हैं जिसमें किसी देश के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं रहे। ऐसी दुनिया नहीं चल सकती कि कुछ देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हो और कुछ देशों को न्यूक्लियर विज्ञान में प्रगति करने से भी रोक दिया जाए। इसलिए पुरानी सरकार ने भी कहा था और नई सरकार ने भी इस बात को दोहराया है कि हमारे ऑप्शन, इस मामले में हमारे ऑप्शन खुले रहना चाहिए। मैं यूनाइटेड फ्रंट के मैनिफेस्टो से उद्धृत कर रहा हूं। The United Front government will continue to work for universal nuclear disarmament and will retain the nuclear option till the goal is achieved. लेकिन मेरे ध्यान में भारत के विदेश सचिव द्वारा जेनेवा में दिए गए एक भाषण का अंश लाया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर हथियार भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। अगर हथियार सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है तो ऑप्शन खुला रखने का क्या मतलब? मैं नए विदेश मंत्री श्री गुजराल से कहूंगा कि वो इस बारे में तथ्यों का पता लगाएं। मेरे पास अधिकृत सूचना है और उस सूचना के आधार पर मैं अपनी टिप्पणी कर रहा हूं। अगर वो सूचना गलत होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर ऑप्शन खुला है तो फिर इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन मैं उस बात की ओर फिर से इंगित कर रहा हूं कि आपको थोड़े दिनों में फैसला करना है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर। This is a news to me what you are telling me and I would like to know from where you are quoting.
Whose statement is he quoting from? सभापति जी, ये परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रसारित एक फॉरेन सेक्रेटरी का वक्तव्य है जो 21 मार्च 1996 को डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस में दिया गया। मैं उसका एक अंश उद्धृत कर रहा हूं। I hope the honourable minister member knows that we came to power on 1st of June. That is not the point. You said you are continuing with the policy. मैं उद्धृत करना चाहता हूं। मिस्टर प्रेसिडेंट, I quote, Mr. President, India's objectives are different. We do not believe that the acquisition of nuclear weapons is essential for national security. हमेशा के लिए भारत को सुरक्षा के एक साधन से वंचित किया जा रहा है। Sir, सभापति जी, I am sorry to interrupt again, because I respect Atalji a great deal. In my life, I had the privilege of associating with him in various spheres. He was foreign minister, I was ambassador at one time, and also in various international spheres. This thing is, I am not defending anything, but the impression that I get from what he is quoting, and I am not supposed to defend it because he was not my ambassador at that. Main point that I am trying to say is, perhaps it is a very generalized statement, and we believe it, and I repeat it, that for the world as a whole, in totality, nuclear weapons should be banished, because nuclear weapons need not be viewed as an instrument of defense. Throughout the world. Throughout the world. Throughout the world. जो कुछ विदेश This is सचिव ने कहा है as old as Jawaharlal Nehru himself. डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस में कहा है, उसके अर्थ निकाले जाते हैं। सभापति महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ, Sir, it is common ground for all countries of the world that nuclear weapons are not necessary for the security of the world. This has been said times without number, right from Pandit Jawaharlal Nehru's days. Mahatma Gandhi also said it. Therefore, in that sense, if it is a general statement, there should be no objection to it. But if it is in a particular context and in the context of a particular country, that is a different matter that will have to be gone into. In addition to that, one more, sir. In addition to that, for 15 days when my honourable friend was Prime Minister, this statement was there on record. Did he take steps about this? प्लीज सभापति जी, अगर इनका ये उत्तर है, प्लीज सर, ये हाउस तो अगर इनका ये उत्तर है कि हम 15 दिन क्या कर रहे थे, तो हम तो थक मार रहे थे, आप क्या कर रहे हैं? Let us not play volleyball with this. Let us find out if there is anything अध्यक्ष महोदय, ये साधारण मामला नहीं है, मैं इसे पार्टी का मुद्दा नहीं बनाना चाहता। But in a general way, he has said and I have explained it. आपको सीटीबीटी के बारे में अभी फैसला करना है, थोड़े दिनों के भीतर फैसला करना है। वो ठीक है, क्या आप कॉन्फ्रेंस में रहेंगे? These are two different issues. No. कोई रास्ते If my honourable friend says, अगर आपका दृष्टिकोण है कि एटमी हथियारों की जरूरत नहीं है, I am responding to you, sir. If you are asking me to take a decision in the next 2 weeks, Sir, I am not I accept it. But don't blame me for things for which you could have blamed yourself also. I am not blaming you. Let us have patience to hear it. It is not a question of apportioning blame, sir. This government and the Honourable Minister for External Affairs of this government has, in the context of Comprehensive Test Ban Treaty and disarmament, said we are going to pursue the same policy as the Narasimha Rao government. And if this is the policy of the Narasimha Rao government, I would say it is not a question of 10 or 15 days. It is not a debating point. The Honourable Minister for External Affairs is belittling the matter. The question is, sir,
that an official statement has been made in the Conference on Disarmament, avowing, declaring that India does not need nuclear weapons for its security. I have not finished. The Honourable Minister for External Affairs should not display this kind of impatience. I have not finished. And you don't have to reply to me. The Prime Minister has replied. So we cannot have a debate like this. Let him. This is not the manner. Is the Honourable Minister of External Affairs engaging in a verbal duel with me on an issue of high national importance? What were you doing for 15 days? His opening sentence was, this is not our policy. His other earlier sentences, we are pursuing the policies of the previous government. This is not a debating point. If you would kindly sit down, it is the elementary parliamentary. Why? I'm not yielding. He has yielded to me. I want to say one thing. This is not the question, sir. This is not the manner in which are we going to argue India's nuclear options in this casual manner. Is the Minister of External Affairs going to respond to the most important, the most vital security question facing the country today in this casual situation? I think you have made your point, please. Sir, the point Please. that I am trying to make is one. Please. The point. Why are you making this kind of noise? It's a very serious debate. The submission that I am trying to make, and before I make a submission, let me repeat that I hold Shri Atal Bihari Vajpayee in high esteem. Having said that, and I continue to do so, it will be continuity of policy because I respect him continuously since he was many things. In spite of those 13 days. What has happened in India in last 2 months is several things. Several governments have come. In March, neither Atal Bihari Vajpayee nor our present Prime Minister was in office, nor somebody else was in foreign office. Some statement has been made. It is being read out of context. If it was if the statement particularly was important, I see no reason why an eminent man like Shri Atal Bihari Vajpayee did not take the first occasion to instruct Geneva to retrace from that step. There is a reason. Number one. There is a reason. Reason is the policy. State the policy. Let the government state its policy on the conference on the government. Yes. That is the reason. Let the government state its policy. Now let him complete. Where is the policy? Let him. They will come out The of it. policy now. When we have come to office on 1st of June. In generality, we have made a statement, and I repeat it, that Indian foreign policy has a great element of continuity, and that is strength. I'm sorry, in this debate, I didn't get opportunity to elaborate the points of my foreign policy on this, but I say only this much. There are certain elements which always will be there. When Shri Atal Bihari Vajpayee became foreign minister and I was ambassador in Moscow, what did we do? Was it not continuity of Jawaharlal Nehru's policy or Indira Gandhi's policy? When Shri Narasimha Rao became foreign minister and I was still an ambassador, was it not a continuity? Continuity is an essential strength of India's foreign policy and will continue to do so. So far as nuclear policy is concerned, and that nuclear policy basically I repeat, and this program says so, and it says that the United Front government will continue to work for universal nuclear disarmament and will retain nuclear options till this goal is achieved. It will press India's case for permanent nuclear, etc. But one point that I want to repeat here again, and lest a doubt is left in the minds of the country, because country is watching, this government will do everything to see this country's security is not damaged or threatened. अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था इस मामले पर इतना विवाद होता। होना नहीं चाहिए। आप कंफ्यूज किया इसलिए विवाद है। No, that's not the way. मैंने अपना Leader of the opposition, please have patience. अरे आप ही क्या कर रहा है? बहुत धमकी देते हैं ये लोग। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स सब। जैसा मैंने कहा कि जेनेवा का सम्मेलन 28 तारीख को समाप्त हुआ है। Please. वेरी वैलिड पॉइंट। उसके पहले आपको फैसला करना है। ठीक है, करेंगे। दो ही फैसले हो सकते हैं, या तो आप कॉन्फ्रेंस में
सीटीबीटी का विरोध करें और या कॉन्फ्रेंस से बाहर आ जाएं और बाहर आकर अपना विरोध प्रकट करें। ये राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मामला इस समय। राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। अब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, नरसिंह राव जी नॉन अलाइनमेंट की बात करने लगे। हमारे घोषणा पत्र में नॉन अलाइनमेंट नहीं था। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है जो इस बार प्रकाशित हुआ, इसमें भी नॉन अलाइनमेंट नहीं है। शब्द भी नहीं, वो शब्द नहीं है उसमें। हाँ, शब्द नहीं है। नॉन अलाइनमेंट इज नॉट द वर्ड इन इट। मगर अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा जब मैं ठीक है जब मैं जब विश्वास के मत पर मैं बोल रहा था, तब मैंने कहा था कि भारतीय जनसंघ के दिनों से हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के समर्थक रहे हैं, क्योंकि जब विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, दो कैंपों में बटा हुआ था, तो भारत के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि हम शांति की बात करते और दोनों के बीच में मतभेद घटाने का प्रयास करते। यही हमने किया। लेकिन आज नरसिंह राव जी ने अचानक भारतीय जनता पार्टी से हर बात पर मतभेद है, ये इनको समर्थन देने के लिए ये बताना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये रहे न रहे, हम तो आपके खिलाफ हैं। कांग्रेस के साथ हमारे बुनियादी मतभेद रहे। हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे। हम और उधर बैठने वाले मिलकर कांग्रेस को हराने के लिए मोर्चा बनाते थे। Sir, some mics are working. Particularly Somnath's mic is working. Keeping quiet. And they are making abusive remarks. They are making अरे सब माइक चालू है। Because of your isolation, you are having alert. It's okay. Okay, come on. Now please. You don't like it. Please keep quiet, please. It's a very serious debate. Come on. Yeah. अध्यक्ष महोदय, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कुछ नहीं हुआ, हम चुपचाप बैठा है, क्या करते हो? कि कांग्रेस के दुशासन से जब लोगों ने मुक्ति चाही, तो सभी गैर कांग्रेस दलों को एक साथ आने का वातावरण बना। दल साथ आए, कांग्रेस चुनाव में हारी, लेकिन इस बार कांग्रेस को हराने के लिए साथ आने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कांग्रेस वैसे ही हारी और अब मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ नहीं बन रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो हाशिए पर जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी एंटी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब इकट्ठे हो रहे हैं। बीजेपी में 5 पार्टी का मोर्चा बनाया। ये जहां विचारों की भिन्नता को प्रकट करता है, वह हमारी बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव को भी दिखाता है। 5 पार्टी का मोर्चा है। अभी तमिलनाडु में हमने अपना अकाउंट खोला है, विधानसभा में हमारा एक मेंबर जीत कर आया है और कन्याकुमारी से जीत कर आया। नागरकोइल में हम लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हमें अच्छे वोट मिले, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है।
लेकिन चर्चा ये हो रही है कि 1996 का मैंडेट क्या है। क्या जनादेश है, क्या उसका संदेश है। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, ये सच है, मगर हमें सबसे अधिक सीटें मिली हैं, ये भी सच है। लोग देश में सरकार देखना चाहते हैं, मिलीजुली सरकार बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। हम भी प्रयास कर रहे थे अपने ढंग से, सफल नहीं हुए। लेकिन हमारे प्रयास में और आपके प्रयास में एक बुनियादी अंतर होता है। नहीं अंतर तो है ही। ये कहना काफी नहीं है कि कोएलिशन का युग आ गया है। ये बात 77 में भी कही गई थी, ये बात 89 में भी कही गई थी। लेकिन कोएलिशन पश्चिम बंगाल में चल रहा है, केरल में चल रहा है। कोएलिशन की सरकार वहां ज्यादा सफल होती है जहां एक बड़ी पार्टी होती है और उसके साथ छोटी छोटी पार्टियां सहयोग करके बहुमत लाने की स्थिति में बनती है। अगर हमारा कोएलिशन होता तो आज के कोएलिशन से ज्यादा टिकाऊ होता, ज्यादा स्थिर होता। अब ये जो कोएलिशन बना है, इसमें सबसे बड़ी पार्टी की संख्या क्या है? चवालीस 45, उसके भी अधिकांश सदस्य एक प्रदेश से आते हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं सेक्युलरवाद की रक्षा करने के लिए। सब इकट्ठे हो गए भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए और बातें कर रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, बातें की जा रही है जनादेश। आप पहले चुनाव मिलकर नहीं लड़े, आपने कोई साझा कार्यक्रम नहीं रखा। अब चुनाव के बाद आप इकट्ठे हुए, बहुत अच्छा है। लेकिन कल बहन सुषमा ने एक बड़ा करारा सवाल पूछा था, क्या जनादेश कांग्रेस के साथ मिलने का भी जनादेश है? आपका साथ नहीं था। सभापति की तरफ देख के बोला जाए, सभापति जी की तरफ देख के बोला जाए, सभापति जी की तरफ देख के बोला जाए, प्लीज। अध्यक्ष जी की तरफ देख के बोला जाए, अध्यक्ष जी की तरफ देख के बोला जाए। बैठो बैठो। वरिष्ठ है, अध्यक्ष जी की तरफ देख के बोला जाए, अध्यक्ष जी की तरफ। तो बैठो बैठो। नीचे बैठिए। भाषण नहीं दिया जाए, आप जाओगे। चालू नहीं, अध्यक्ष जी की तरफ बोला जाए, भाषण नहीं दिया जाए। अध्यक्ष महोदय शांति हो। आप अध्यक्ष जी की तरफ देख के बोलिए ना। अध्यक्ष महोदय
कांग्रेस के समर्थन से शासन चलाने वाले गठबंधन के बारे में मैं अपनी ओर से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वामपंथी मित्रों के प्रति झुकाव रखने वाले एक पत्रिका का मैं संपादकीय का अंतिम अंश उद्धृत करना चाहता हूं। Who is handling this? ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है। Put off all the lights. Put off the bikes. Please. There's something wrong with the mission, I think. I have ordered that. They are doing it. They are doing it. Sir, we are not worried about mics. We are worried about the members. What is the problem? They should keep quiet. The mics are not good. Please. Please, now, please. What is this going on? No. Come on, please. अध्यक्ष महोदय, मैं उद्धृत कर रहा हूं। In sum, it is as if the recently concluded general elections had not taken place at all. As if the party now forming the United Front had not fought the Congress in these elections, charging it with its wishy-washy secular record, its anti-people economic policies, and its monumental corruption, as if the voters, convinced by the veracity of the case put before them, had not handed the Congress party a resounding defeat. By their opportunistic maneuvers in the brief post-election period, the constituents of the United Front have as effectively negated the mandate of the people as it is possible to do. Clearly, the left parties at least have not been altogether successful in quelling their sense of unease. Hence, the political contortions they have allowed themselves to be drawn into, such as being part of the United Front but declaring that they will not join the government which the front may be called upon to form, such contrived attempts to dilute their accountability will not very clearly wash. Unquote. I am quoting from Economic and Political Weekly, which is known as a Progressive Weekly. अध्यक्ष महोदय, उस दिन जब इस चर्चा के लिए समय देने का वक्त आया तो ये कहा गया था कि चर्चा किस बात पर होगी। सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है और सरकार ने कोई विवादग्रस्त फैसले नहीं किए, जैसा। लेकिन आज के समाचार पत्रों में एक समाचार बड़ी प्रमुखता से छपा है। सीबीआई एक स्पेशल लीव पिटीशन लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चे के सदस्यों की खरीद के मामले में जो शिकायत उसे प्राप्त हुई है उस शिकायत को एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाए। लेकिन सीबीआई ने ऐसा नहीं किया। सीबीआई ने उसका रूप बदल दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चे का नाम, मोर्चे के जो एमपीज थे उनके खिलाफ आरोप गंभीर थे, उनके खिलाफ आरोप सत्यता पर आधारित थे। 1993 में जब सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही थी, गिरने से डर रही थी,
तो मेंबरों को खरीदा गया, उनको धन दिया गया, एक दिन धन दिया गया, एक बैंक में, दिल्ली के बैंक में धन जमा किया गया। ये मामला हमने उस समय भी उठाया था। झारखंड मुक्ति मोर्चे के एक सदस्य ने सबके सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ, हमें धन दिया गया था। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन ये मामला अदालत में कई को निकाल रहा है। क्या सीबीआई जिस तरह से शिकायत करने वाला अपना मामला दर्ज कराना चाहता है, उस तरह से दर्ज करने से इनकार कर सकती है और उसका सारा रूप बदल सकती है? यहां बड़े बड़े वकील बैठे हैं, सोमनाथ चटर्जी बैठे हुए हैं। राम जेठमलानी नेता दर्ज कराने का, शिकायत दर्ज कर, हर नागरिक को अपनी शिकायत जिस रूप में वो चाहता है दर्ज कराने का अधिकार है। Yes, there is a positive point of order. 352, 352. Only one, not two. Yes, sir. What is the number? 184 motion. 184 clause 8. Sir, it shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India. Huh? 184. Huh? What is that? What is the number? 184 clause number 8. Where is the clause number for 184? There is no clause number for 184. Yes, sir. I'm sorry. This is the old book, sir. Sir, yes, this is the old book, sir. This is the old one. New edition. This is 10th edition, sir. Rule 184, I say. Refer 180. Come on, it is for the admissibility of the motion. Mr. Speaker, sir, I rise on a point The of order. rule governs the admissibility of the motion, not regarding debate. Mr. Speaker, I rise on a point of order. Admissibility, no, please. 352, no, 352. 352. You see 352A, 352(1). A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. Now the matter, yes, the entire matter of JMM is still pending in the High Court. Yes, still is pending. It is still pending. It is still pending. It is not the final adjudication. Member can only quote the judgment which is a public document. But the decision which is still pending cannot be referred to the House. Pending. It cannot. It cannot be. It is pending. I want to know whether the JMM case has been disposed of by the High Court. If so, Honorable Vajpayee can quote the proceedings of the judgment. I have no objection. If it has not been disposed of, the matter is no. Sir, it is a subsidized matter. 352. Supreme Court has dismissed the assembly. High Court has finally decided. And High Court has decided the matter. Supreme Court has dismissed the assembly. No case is pending now. Police register FIR. That's all. No case is pending. It is coming up. Nothing is pending. Yes, I have given to Justice Singh. Jaswant Singh. I have given floor to Jaswant Singh. It has not yet been. Yes, please. I think what the honourable member is referring to are two aspects. One is whether the matter is pending, and the other is, though he hasn't said so, whether the matter is sub judice. Firstly, sir, the matter is not pending. The High Court has ruled, now the Supreme Court has also. Secondly, as to whether the issue is sub judice or not, I had occasion to mention this earlier also. In criminal cases, this is well established by our rules and our conventions, and Call and Shakdar is specific on it. In criminal cases, as far as the Parliament is concerned, the matter becomes sub judice when the charges are framed. In civil cases, when the issues are framed. Neither of those things have been done. Case is not pending.
charges have not been framed, if it is a criminal case, as it is obviously, then therefore the question of sub judice doesn't arise. This rule does not apply. What Honorable Leader of the Opposition doing is perfectly in order. Please, now let me decide now. Now let me decide now. The matter is still pending before the High Court. Still pending before the Delhi High Court. Then what is for the handbook for the members? Call signal, he mentioned about call signal. But what about this handbook for the members? It is clearly mentioned. It's okay. Just a minute. According to judgment of the High Court, a direction has been given to the CBI to register FIR in a particular manner. The FIR is yet to be registered. After the FIR is registered, investigation would take place. And after investigation takes place, then a challan may be filed. Once challan is filed in the court and courts take cognizance, then the question of sub judice arises. At the moment, there is no case pending anywhere. High Court, Supreme Court, both have decided the matter and they have directed that an FIR should be registered in which Mr. Narasimha Rao, seven other persons should be made accused. Now, it is for the CBI to register the case. FIR is to be registered. Narasimha Rao is to be made accused. And then... Please, sit down first, sit down. Please sit down first. Sir, let me conclude, sir. Yeah. It is, sir, under the Criminal Procedure Code, when the case is registered, it is registered by police, not by the court. क्या कर रहे? The court comes to the picture when the police, after investigation, either files a challan for prosecuting them or files a final report making that they are to be discharged. That stage would come later on after the investigation is completed. At the moment, according to judgment of Supreme Court yesterday, rejecting the special leave petition, the judgment of the High Court which has been confirmed is to be implemented by the CBI, and the CBI has been pulled up. Strictures have been passed. Why they are not proceeding against Narasimha Rao? And Narasimha Rao is being sent. The Supreme Court... What is therefore nothing is pending, sir. Mr. Lodha. Nothing is pending. Mr. Lodha, sir, you have been a learned Chief Justice, former Chief Justice of the High Court. Are you very sure what you are saying? Sir. Are you very sure what you are saying? Honorable Speaker, sir. We are sure, sir. Honorable Speaker, sir. Pending where? I am very sure on this matter, irrespective of the political complexion of this case. The legal aspect is that no case is pending anywhere, and this rule doesn't apply. Let any other members come up with the... Sir, let the members point May I ask, which court it is pending? May I ask which court it is pending? May I ask in which court the case is pending? Let them name it. No, which court the case is pending? Unless, sir, the FIR is to be registered so far. After the FIR, sir, the FIR is yet to be registered. And after registration of the FIR, the police would make investigation to find out whether case is made out or not. If the case is made out, then they will find the transcript. Jaswant Singh Ji, please sit down first. I'll give him, you must mistake. I will come to you. Page 949 of Call and Shakdar. Please. Page 949, the bottom portion, sir. Which edition? I don't know whether 949, it's very clear. I don't want to read it out and take the time of the hour. 949, sir, it is the Committee of Presiding Officers has considered the scope of the rule of sub judice and recommended the following guidelines. They are very explicit, sir. Yeah. Please read. Please read for the benefit of the House. May I, sir, with your permission? Yes, please. This is the Committee of Presiding Officers, and this matter has often come up in the House. Freedom of speech is primary right, whereas rule of sub judice is a self-imposed restriction. That is the guiding principle, sir, under which Parliament functions. So where need be the letter, which is the sub judice aspect? The letter must give way to the former. What is the former? The freedom of speech, sir. Now, I don't want second. The rule of sub judice, as Honorable Somnaji would know, as a very distinguished chairman of Privileges Committee in the former Lok Sabha,
the rule of sub judice has no application in privilege matters. For example, sir, a privilege motion was moved against my friend George Fernandez. Now, both cannot therefore be cited on that occasion that we have moved a privilege motion, therefore he cannot refer to the issue because it is sub judice. It does not apply. Actually, I don't want to get into a slanging match with my good friend Shrikant Jaina. Thirdly, sir, rule of sub judice does not apply to legislation. Rule of sub judice should apply in regard to proceedings before civil and criminal courts and courts martial in any part of India, and not ordinarily to other judicial or quasi-judicial bodies such as tribunals, etc., which are generally fact-finding. The question of police investigation, Central Bureau of Investigation's investigation, these are fact-finding matters. Rule of sub judice applies to questions, statements, motions, etc. Rule of sub judice applies only in regard to specific issues before a court. The entire gamut of the matter is not precluded. You can therefore not say. And this specific issue aspect is very important, sir, which takes us to the 8th part. Rule of sub judice has application only during the period when the matter is under active consideration of a court of law or courts martial. That would mean as under. In criminal cases, from the time charge sheet is filed till judgment is delivered, what I briefly mentioned earlier. In court martial, here not applicable. In civil suit, should it be applicable from the time issues are framed, what I had submitted earlier. In writ petitions, from the time they are admitted till orders are passed. Injunction, from the time they are admitted till orders. Appeal, from the time appeal is admitted till judgment is delivered. In this case, judgment has been delivered, sir. Nothing is pending. The rule of sub judice does not apply. I don't think so. The judgment of both the High Court and the Supreme Court has been delivered, sir. The special leave petition to the Supreme Court has been rejected. The High Court, yes, of course, after I finish, you will be allowed. After I have finished, you will be allowed. So the High Court in a particular matter of high public importance ruled, do X, Y, and Z. The Central Bureau of Investigation, in its judgment, found that they were aggrieved by what the High Court had said. Therefore, they went into special leave petition to the Supreme Court. The Supreme Court has now ruled. It has said, don't be shy, don't be timid, go ahead and do the job, which is entrusted to you. Where therefore is the matter pending? Nothing is pending and nothing is sub judice. Therefore, your leaders clarify. Permit me to explain the background, sir. Clarify. And the argument which is being given now. Let me hear others also. Just the Let me hear others. यही argument Mr. Speaker, sir. Please, Lota ji, I have asked him. लोटा जी, You are a senior. अध्यक्ष महोदय जो आर्गुमेंट यहाँ दे रहे हैं, यही आर्गुमेंट कल सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने दिया था। श्री प्रसारण जो सरकार की तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मामला हवाला कांड से जुड़ा हुआ है, हवाला कांड मामला सब इसलिए ये मामला जामीन नहीं हो सकता। ये उनका आर्गुमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब जुडिस मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट हुआ इसके हमसे कुछ बात करना नहीं है। It's not relevant. You tell your point of order, your argument. Don't bring in what Supreme Court has argued. We are not connected with that. May clarify. बाद में कह लीजिए। अच्छा चलिए। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं एप्लीकेबल नहीं है दो कारणों से। ये आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जैसा अभी उन्होंने कहा, सिविल और क्रिमिनल में ये मामला सब जुडिस उस दिन होगा जिस दिन चार्जशीट पेश हो जाएगी, एक्यूज के नाम आ जाएंगे, गवाहों के नाम आ जाएंगे, और नरसिम्हा राव ये जो भी लोग उसमें ब्लेम होते हैं, जिस दिन वो जज के सामने पेश होकर अपनी बेल कराएंगे, उस दिन मामला सब जुडिस होगा। उससे पहले सब जुडिस नहीं है, उससे पहले ये मामला कोर्ट में नहीं है। मुझे बताएं किस जज के पास है ये जज का कोर्ट का नाम बताएं, किस कोर्ट में मामला पेश है। Let us name the court. Let us name the court where the matter is pending. It's not your authority. Speaker after speaker to
state the wrong facts in the House. Mr. Speaker, I'm sorry. There is no court in which the case is pending. With the greatest respect to Mr. Jaswant Singh and Mr. Lodha, this is not the factual position. The factual position is like this. A writ was filed in the High Court. The High Court gave a judgment but kept the writ pending. The High Court is in fact given a date of 2nd August when the writ is returnable in the High Court. In the meanwhile, because certain strictures were passed against the CBI chose to go to the Supreme Court to say that the High Court's basic judgment commanding them to file an FIR was wrong, but B, more importantly, that the stricture should be expunged. Now the Supreme Court has said the High Court has given a judgment, you investigate the FIR, there is no problem, no charge sheet is being filed, investigate the FIR. Register an FIR means, if you don't mind, I kept quiet, one moment, please, if you don't mind. Mr. Lodha, please. The FIR will now be registered, and the CBI has been told to go back to the High Court to try and get the strictures expunged. That is number one. Now, the leader of the opposition, with great respect, standing up on the floor of the House and saying one of the so-called accused has in fact sat with me in a press conference and has said that he's accused and he's an accused and he's guilty, seriously prejudices the trial. With great respect, the order that has been quoted is absolutely in order here, because it will seriously prejudice the trial, it will prejudice the investigation, the man's liberty will be in jeopardy. Okay. With Mr. great Das respect. Bonse, I want one point very clear. What is the position of the first FIR? Has it been registered, or whether it has been returned to the CBI? Mr. Speaker, sir. Please, you listen to me first. It has to be very clear. What is the position of the first FIR? Whether it has been returned and the CBI has been directed to file a fresh FIR, or whether the court has directed the CBI to file an additional FIR. Please make this position clear. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. The first FIR, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. No, he has raised this question. I have no. Please. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. I am submitting. If you do not have, information, don't tell me. Mr. Speaker, sir, I am submitting. Mr. Speaker, sir, I am submitting. I said in the beginning, the matter which is pending in the court cannot be referred here, and the writ is pending in the High Court, and it is returnable on 2nd August. Till the writ is pending, how can you discuss on that matter? No, it's not a question of writ here. That is the case. It's a question of FIR here. Yes, that is the case. It is pending. No. It is pending. If you do Mr. not... Speaker, sir, it is pending. It is pending. It is pending in the High Court. It is pending in the High Court. सर मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है आप देखिए प्लीज नहीं मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है आप प्रियरंजन दास मुंशी से किस हैसियत में पूछ रहे हैं He has raised the issue. पूछिए He has raised the issue on a point of order. He has to give me. कोई मतलब है पीआर मतलब का बात इसे मतलब का बात नहीं है. ये सवाल उठाया है उसने हमको जवाब देना पड़ेगा. Yes. ये मतलब का कोई सवाल नहीं है इसमें. I will only submit to you, our honorable member Mr. Pinaki Mishra knows about the case, involved in it. He is also a Supreme Court advocate. The answer of your question can be given by him, and I will accept it. Please be authentic, eh? Please do not. Infructuous movement has been done. The High Court, in fact. No, I have asked a pertinent question because my decision will depend on the position of the FIR. The writ is not infructuous. It becomes infructuous the moment it has been complied. It does not survive. The CBI has to go back and report to the High Court about the investigation. Yes. The writ is not infructuous. It is not infructuous. It is only for that. The CBI has to report back to the High Court what has happened after the amended FIR has been filed. The matter is squarely within the jurisdiction of the High Court. The matter will be registered. It will be infructuous. Now, where does it survive? He doesn't. No, this is by design. I'm sorry. Now I realize this is by design. I was being courteous to my learned friend. This is by design. He's obstructing this because I'm stating the correct fact. I will reply to that. The High Court has given a direction to the CBI, file an amended FIR on the basis of the... Please sit down.
You don't want to let others speak. It's a very serious matter. The High Court, Mr. Speaker, please. The High Court, Mr. Speaker, has given a direction to the CBI to file an amended FIR on the basis of the complaint and to report back to it as to the course of the investigation. Like in the Hawala case in the Supreme Court, the matter is an ongoing matter, it's a pending matter. The matter comes up from time to time. Similarly, the High Court here has kept jurisdiction of the matter. It's squarely in session of the matter. Yes, Mr. Speaker, with great respect. He has self-appointed legal advisor to this house. I don't know the fact. I don't know it. No. It's a squarely sub judice matter. Squarely sub judice. All four. My limited question is, please, why are you disturbing? Don't try to show you are an expert. Every member of the house is expert. Please. No. Let's argue Please. argue it. What's the problem? My limited point of view. Listen, Mr. Please. It is very painful. It is very painful for me if I have to shout at the Chief Justice. My limited information I want is, what is the position of the first FIR? FIR will now be amended by an amended FIR. But with CBI? Yes. It has not been filed. It will be an amended FIR. Then it is not sub judice. How can that be? Yes. What happened? अध्यक्ष महोदय, जो मामला अदालत में है मैं उसे यहाँ उठाकर किसी व्यक्ति के अधिकारों पर अंकुश लगाना नहीं चाहता। मैं तो सरकार की आलोचना करने जा रहा था। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसे सीबीआई को अमल में लाना चाहिए था और जो कंप्लेंट थी उसको एफआईआर के रूप में दर्ज करना चाहिए था। लेकिन सीबीआई ने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे स्पेशल लीव पिटीशन लेकर। जब मेरी सरकार चल रही थी तब ये मामला आया था। इस पर लॉ मिनिस्टर की राय ली गई थी। लॉ मिनिस्टर की राय थी कि सरकार के सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है और सीबीआई हाई कोर्ट के आदेश का पालन करे, एफआईआर ठीक तरह से दर्ज करे और जिससे आगे की कार्रवाई चल सके। आखिरी दिन था, मेरे पास वक्त नहीं था मैं पूरी फाइल देख सकूं। मैंने अपने नोट में लॉ मिनिस्टर की राय का हवाला दिया और नई सरकार पर मामला छोड़ दिया। क्या नई सरकार के लिए जरूरी था कि वो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत देती? हाई कोर्ट का निर्णय पर्याप्त होना चाहिए था। हाई कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ स्ट्रक्चर्स पास किए। हाई कोर्ट का आरोप है कि सीबीआई ने उसको अंधेरे में रखा। मेरे पास जजमेंट है, मैं उसको उद्धृत कर सकता हूं। क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट में जाने की? और सुप्रीम कोर्ट में जाने का नतीजा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और कहा कि अपने हाई कोर्ट में वापस जाइए और सीबीआई को वापस आना पड़ा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, देवेगौड़ा जी कह रहे हैं हमने कोई फैसला नहीं किया, क्या यह महत्वपूर्ण मामला नहीं था? अब इस फैसले के पीछे ये भावना देखी जाए कि जो आपको राजनीतिक दृष्टि से समर्थन दे रहे हैं और जिनके बल पर आपकी सरकार टिकी हुई है, आप उनको बचाना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिए। अगर मैं उस दिन फैसला करता तो मुझे कहा जाता वो 28 तारीख थी, क्या आपकी सरकार जा रही है, आपको तो
अलविदा कहा जा रहा है। आपने ऐसा फैसला क्यों किया? मगर अब मैं तो सरकार में नहीं हूं, अब मुझे जवाब चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यूरिया के घोटाले में जो तथ्य सामने आए हैं वो तो चौंकाने वाले। 5 साल हम घोटालों से जूझते रहे, एक के बाद एक घोटाला उजागर होता रहा। भ्रष्टाचार चुनाव में प्रमुख मुद्दा था। कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। मगर किसी ने कल्पना की थी कि जब चुनाव हो जाएंगे, नई सरकार बनेगी, तो अब तक के घोटालों से सबसे बड़ा घोटाला यूरिया घोटाले के रूप में सामने आ जाएगा। No need, please, Hajarika, please. Please do not disturb now. He is not yielding. He is not yielding. No. He is not yielding, Hajarika ji. Please, Ms. Hajarika. सरकार उस दिन यह मामला उठाया गया था। कल जब चर्चा आरंभ हुई विश्वास प्रस्ताव पर, तो यूरिया घोटाला उठाया गया था। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वो इस बारे में तथ्य इकट्ठे करेंगे, सदन के सामने रखेंगे, और मैं आशा करता हूं कि वो इस चर्चा में उन तथ्यों का उद्घाटन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनमानस को आंदोलित कर रहे हैं। एक बोफोर्स के घोटाले की बड़ी चर्चा हुई है और एक हवाला की भी बड़ी चर्चा हुई है। लेकिन दोनों घोटालों में जो धनराशि है वो अगर जोड़ भी ली जाए तो ये यूरिया घोटाला उन दोनों को भी मात कर देता है, उनसे पार चला जाता है। देश को यूरिया की जरूरत है। कल बरनाला साहब यूरिया की कमी की सदन में शिकायत कर रहे थे। यूरिया की कमी है, इसलिए यूरिया मंगाया जाए। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर यह घोटाला किया गया। और इस घोटाले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई मिडिलमैन नहीं है। स्विस बैंक में सीधा धन जमा किया गया, सरकार की ओर से जमा किया गया, और पूरे का पूरा धन, पूरे की पूरी धनराशि गायब हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं जांच के विवरण में जानबूझकर जाना नहीं चाहता, किंतु मैं कुछ पहलुओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरानी कहावत के अनुसार इस मामले में कोई कुत्ता नहीं भौंका। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है और शामिल है। अधिकारियों को फरवरी में यह पता लग गया था कि टर्किश कंपनी यूरिया देने के वचन का पालन नहीं करेगी, किंतु उन्होंने कार्रवाई नहीं की। वे मई मास का इंतजार करते रहे। इधर उधर हो चुका था। इस यूरिया के कांड में कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनकी सीबीआई जांच नहीं कर सकती। ये श्री रामकृष्णन कौन है? क्या ये प्रॉपर चैनल से आए? वो सर्वे सर्वा कैसे बन गए? उन्हें वहां किसने बिठाया? उनका गॉडफादर कौन है? वो जेल में पड़े हैं, उन्हें जेल में होना भी चाहिए। मगर जो इस घोटाले से जो गैर सरकारी लोग, गैर अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है।
अध्यक्ष महोदय, ये संजीवी राव कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन उनका नाम सुनते ही मेरे दिमाग में कई घंटियां बजती हैं। मैंने उन लोगों की सूची निकाली जिन्हें अपनी आउट ऑफ टर्न पेट्रोल पंप दिए गए थे, उनका नाम इसमें है। गैस एजेंसी के आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट में भी उनका नाम है। चीनी मिल का लाइसेंस पाने वालों में भी उनका नाम है। आंध्र प्रदेश में आईपीएल प्रोडक्ट्स के एकमेव एजेंट के रूप में वो जाने जाते हैं। एक उनको पूरी सोल एजेंसी दे दी गई। जो मैंने सुना है, जो मेरे पास तथ्य है, उनके आधार पर मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। श्री कृष्णा इंपैक्ट्स की पृष्ठभूमि क्या है, उनका रिकॉर्ड क्या है, एनएलएफ से इनका कितना पुराना रिश्ता है, ये कितने बार अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का उल्लंघन कर चुके हैं, ये भी जानना जरूरी है कि टर्किश फर्म का रिकॉर्ड क्या है। लंदन में बैठे हैं कोई पिंटो, ये कौन है? अमेरिका के रिया ब्रदर्स की असलियत क्या है? इस मामले में सबसे ज्यादा धक्का देने वाली बात यह है कि जिस तरह से पैसा भेजा गया वो है। वित्त मंत्रालय ने इसकी अनुमति क्यों दी? $38 मिलियन का हस्तांतरण हुआ है। न कोई सिक्योरिटी, न कोई परफॉर्मेंस गारंटी, न इंश्योरेंस। क्या ये देश के साधनों के साथ खिलवाड़ नहीं है? 133 करोड़ रुपए यूरिया मंगाई जा रही है, एक दाना यूरिया का नहीं आया। पैसे कहां गए इसका पता नहीं है। इसीलिए कल मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि अपराधी पकड़े जाएं, उनको सजा हो, इतना ही काफी नहीं है। ये 133 करोड़ रुपए भारत के खजाने में वापस आना चाहिए। इसके लिए जितनी भी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बड़े से बड़े व्यक्ति को इस मामले में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सीबीआई कह रही है कि अधिकारियों ने साजिश की, हो सकता है, लेकिन बैंक क्या कर रही थी? क्या इन सारे पहलुओं की सीबीआई जांच कर सकती है? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि किस योग्य पिता का योग्य पुत्र इस मामले में फंसा हुआ है। हमें धन वापस चाहिए। सभी लेन देन बैंक के माध्यम से हुआ है। इसके निशान भी हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर एक के बाद एक घोटालों के प्रकाश में आने का सिलसिला चलेगा तो देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी। मैंने यूनाइटेड फ्रंट का कार्यक्रम देखा। बहुत सी बातें हमारे कार्यक्रम की है, हमारे कार्यक्रम से मिलती जुलती हैं। कुछ मुद्दों पर मतभेद भी हो सकता है। आप इकट्ठे आए हैं, कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया है, लेकिन देश को स्थायी सरकार भी चाहिए और देश को जवाबदेह सरकार भी चाहिए। अगर सरकार स्थायी है मगर भ्रष्ट है, अगर मेंबरों को खरीद कर बहुमत बनाती है या अन्य तरह के लालच देकर उनका समर्थन प्राप्त करती है, तो संख्या से स्थायित्व नहीं होगा। लोकतंत्र चलेगा तो किसी नैतिक आधार पर चलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये प्रोग्राम जो आपने बनाया है, इसको अमल में कौन लाएगा? अमल में लाने का तंत्र कैसा है? वो तंत्र किस सीमा तक बिगड़ गया है? आज सवेरे सत्ता पक्ष के एक सदस्य कह रहे थे, वो बहुत ठीक बात कह रहे थे कि स्टेट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं उनकी हालत देखो। देश में बड़ा भारी बिजली का संकट आने वाला है। अभी कई भागों में बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, मगर बिजली बेची जा रही है। दिल्ली कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं है, दिल्ली हिंदुस्तान का हिस्सा है।
मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं, मैं देश के हित की बात कर रहा हूं। मैं इसीलिए मैंने सुरक्षा का सवाल उठाया, आज उठाने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोल के मामले में 6000 करोड़ का घाटा है हर साल। रेलवे का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, कहां है धन? खेती में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जो भी धन है वो सब्सिडी पर जा रहा है, वो जरूरी है, मगर खेती का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। क्या इन प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है? बहस हो रही है। हम सेक्युलर, मुझे तो बड़ी खुशी है, सेक्युलरवाद को हम राष्ट्रीय बहस का विषय बनाना चाहते थे और हम सफल हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी का भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुना। कभी उन्होंने मजाक में मुझे गुरु बनाया था, मैं मजाक में कह रहा हूं। उस समय मैंने कहा था कि आज गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु घंटाल की जरूरत है। सेक्युलरवाद, जैसा मैंने पहले कहा था, इस देश की घुट्टी में है। इस देश में कभी थियोक्रेसी नहीं रही। जैसा पश्चिम में चर्च और राज्य के बीच में झगड़ा रहा, यहां ऐसा झगड़ा कभी नहीं रहा। यहां राजा शासन करता था और आचार्य ज्यादा से ज्यादा अनुशासन के बारे में उपदेश देता था। यहां कभी सत्ता हथियाने की आचार्यों ने कोशिश नहीं की। ये बहुधर्मी देश है। अगर इस्लाम न भी आया होता, अगर क्रिश्चियनिटी का प्रवेश न भी हुआ होता, तो भी ये देश सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर आगे बढ़ता। इस्लाम आया है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारी सिख बंधु अपने पंथ पर चल रहे हैं। ईसाइयत है, किसी ने मजहब के आधार पर भेदभाव करो ये मांग नहीं की। पाकिस्तान बनने के बाद भी किसी ने ये मांग नहीं की कि भारत को एक थियोक्रेसी घोषित कर दिया जाए। पाकिस्तान में क्या स्थिति में बताना नहीं चाहता। बांग्लादेश में किस तरह की व्यवस्था चल रही है, हम उनकी नकल नहीं करना चाहते, लेकिन दुनिया हमें उपदेश न दे। इस बात को भी हम न भूलें कि अगर भारत सेक्युलर है तो इसके पीछे यह भी एक कारण है कि भारत में 82% हिंदू है। इसीलिए हम इन्फिल्ट्रेशन का सवाल उठाते हैं, बड़ी संख्या में आने वालों पर आपत्ति करते हैं। वोट के लिए नहीं करते, वहां तो हमें वोट मिलते भी नहीं अभी। लेकिन क्या ये प्रश्न नहीं है? क्या इस प्रश्न की उपेक्षा कर दी जानी चाहिए? क्या इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए? सेक्युलरवाद पर डिबेट हमारे कांग्रेस के मित्र भी चाहते हैं, और श्री गाडगिल ने जो वक्तव्य दिया है वो आप सबके ध्यान में आना चाहिए। गाडगिल साहब ने जो कुछ कहा है उसका निचोड़ ये है कि हम तो हिंदुओं से भी गए और मुसलमानों से भी गए, न खुदाई मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। दोष हमें दे रहे। उन्होंने कहा दो स्टूलों के बीच में हम फंस गए। कांग्रेस ने अपनी स्थिति ऐसी क्यों बनाई? सिलसिला शुरू हुआ शाहबानो प्रकरण से। मैं पुराने इतिहास में जाना नहीं चाहता। सेक्युलरवाद पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सेक्युलरवाद की भारतीय अवधारणा क्या है, इंडियन कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में दिमाग साफ होना चाहिए। कोई नहीं कहता, मैंने जैसा पहले कहा, कि आप भारत को मजहबी राज्य घोषित कर दें या मुसलमानों को या जो गैर हिंदू है उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना दें। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इस देश की मिट्टी में नहीं है, ये इस देश के वातावरण में नहीं है, संस्कृति में नहीं है, प्रकृति में नहीं है। और अगर कोई इस प्रकृति को बदलने की कोशिश करेगा, जैसा वो है नहीं, मैं देख नहीं रहा हूं,
शरद यादव जी, कट्टर हिंदू, उदार हिंदू, ये विवाद हमारे देश में बहुत पहले से चलता रहा है, मगर हिंदू समाज कभी जड़ समाज नहीं रहा, गतिशील समाज रहा है। बुराइयां आई हैं मगर बुराइयों से लड़ा है, नए नए समाज सुधारक पैदा हुए, पुरानी कुरीतियों पर उन्होंने प्रहार किया है, मंदिर के सामने खड़े होकर मंदिर को चुनौती दी, देवता को चुनौती दी। धीरे धीरे समाज बदला। अगर पराधीनता का काल ना आता और बाद में अंग्रेज अपनी राज करो बांटो इसकी नीति पर न चलते तो आज देश की तस्वीर कोई दूसरी होती होना चाहिए। जो दलित हैं, पीड़ित हैं, वो किसी भी वर्ग के हों, मैं समझ सकता हूं। अब मांग हो रही है कि मजहब के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। ये तो संविधान के निर्माताओं ने नहीं सोचा था। रिजर्वेशन केवल दलितों को दिया गया। मैंने सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस पढ़ी है। हमारे सिख बंधुओं के संबंध में एक अपवाद किया गया था और उस समय के हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कहा था कि यह अपवाद जरूरी है क्योंकि पंजाब बट गया है और सिख अपने स्थान से वंचित हो गए हैं। और किसी के बारे में उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मजहब बदलने के बाद भी रिजर्वेशन होना चाहिए। और अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करना है तो फिर सबके लिए कर दीजिए, उसमें फिर सवर्ण भी आना चाहिए। गरीब ब्राह्मण ने क्या बिगाड़ा है? लेकिन हम तो गरीब ब्राह्मण की बात नहीं करते। कर्नाटक में एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था और मुझे कर्नाटक के एक विशेष नेता ने निमंत्रण दिया कि हम कर्नाटक में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, आप आइए। मैंने कहा मैं ब्राह्मण हूं, ये आपको कैसे याद आया? मैं तो आज तक ब्राह्मण सम्मेलन में नहीं गया। और मैंने उनसे कहा कि मैं हिंदू सम्मेलन में जाता हूं तो मेरी आलोचना होती है, आप तो ब्राह्मण सम्मेलन तक पहुंच गए। और अगर मैं ब्राह्मण सम्मेलन में जाना शुरू कर दूंगा तो कल कानिकुब्ज ब्राह्मण सम्मेलन में जाना पड़ेगा। और फिर कानिकुब्ज कितने बीघा के हैं, विश्वा के हैं, इसका विचार करना पड़ेगा। एक गार्ड के सामने एक बात और कही है कि जहां सेक्युलरिज्म पर चर्चा होना चाहिए, कास्टिज्म पर भी चर्चा होना चाहिए। जातिवाद को जगाया जा रहा है। एक और तो जाति प्रथा को खत्म करने की बात हो रही है। जातिहीन समाज बनाएंगे, इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं और आचरण सब ऐसे हो रहे हैं जिससे जाति और भी स्थिर बने, जिससे जाति एक राजनीतिक तत्व में परिणित हो जाए। अगर मजहब के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काना गलत है, और मैं मानता हूं गलत है, तो जाति के नाम पर नहीं है। लेकिन जो जाति के आधार पर खड़े हैं उनके साथ आपका गठबंधन है। कांग्रेस को उन्हें समर्थन देने में आपत्ति नहीं है। खाली भारतीय जनता पार्टी से विरोध है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा करती हुई आगे बढ़ रही है। देश में दो बड़ी पार्टियां होंगी, होना चाहिए। क्षेत्रीय दलों का अलग स्थान रहेगा। क्षेत्रीय दल केंद्र की सरकार में आ गए हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। वो दिल्ली से सारे देश को देखें और अपने प्रदेश की समस्याएं भी अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में हल करने का प्रयास करें। दिल्ली कई बार प्रदेशों की उपेक्षा कर देती है। दिल्ली से दूर तो दिल से दूर, यह स्थिति नहीं होना चाहिए। अब तो संचार के साधन हो गए, मगर नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए अभी भी जितनी हवाई सेवाएं चाहिए हमने नहीं दी है। वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? क्या यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक चीज नहीं है? मुस्लिम भाइयों की शिक्षा पर जोर दिया जाए, बच्चों की शिक्षा पर। हमने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की, सब पर लागू हो जाती।
ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले को भी बहुत गलत ढंग से पेश करने की कोशिश की जा रही है। नरसिंह राव जी ने रस्मों का उल्लेख किया है, परिपाटियों का उल्लेख किया है। वहाँ शादियाँ ऐसे होती हैं, वहाँ उत्तराधिकार ऐसे होता है। हाँ, इस देश में कई कई प्रथाएं प्रचलित हैं, कई कई रस्में प्रचलित हैं, लेकिन अगर सबका एक विवाह का, तलाक का, उत्तराधिकार का कानून बन जाए, ये संविधान के निर्माताओं की मंशा थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय दी है, थोपने का सवाल नहीं है। लेकिन सब राजनीतिक दल अगर कहने लगे कि हाँ इस तरह के कानून की आवश्यकता है, तो वातावरण बनेगा। आप तो विरोध करते हैं उसका। आखिर महिलाओं के समान अधिकार होना चाहिए। अगर ये मांग होती है, इसमें क्या आपत्ति है? हिंदू कानून किसी पर थोपने का इरादा नहीं है। मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक बात पसंद है, शादी से पहले लड़की से पूछा जाता है सार्वजनिक रूप से कि तुम शादी के लिए हाँ कहती हो या नहीं कहती। हिंदुओं में ऐसा नहीं है। कन्या गाय की तरफ है, जो गाय की रस्सी किसी के हाथ में दे देगा, कन्या चली जाएगी। अब बदलना चाहिए। अब अगर 82% लोग बदल रहे हैं, तो बाकी के लोग भी बदलें और उनके बदलने की मांग करना, इसमें आपत्तिजनक क्या है? डाउरी तो बंद होना चाहिए। आपने कानून बनाया मगर वातावरण नहीं बनाया। और ये जो थोड़े से समय में ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की भूख जाग रही है और कुछ मात्रा में नए आर्थिक सुधारों के कारण जो अनलिमिटेड कंज्यूमरिज्म पैदा हो रहा है, वो भी डाउरी को बढ़ाने का एक कारण है। क्या नेता इसमें आदर्श नहीं रखेंगे? क्या भ्रष्टाचार चलेगा? क्या घोटाले चलेंगे? तो फिर जो परिवर्तन आप देश में लाना चाहते हैं, और अभी तो सत्ता का चेहरा बदला है मगर सत्ता का चरित्र बदलना चाहिए, इस बात की बहुत आवश्यकता है। मगर ऊपर अगर प्रामाणिकता है, ऊपर अगर ईमानदारी है, कोई दाग नहीं है, तो ये भावना नीचे तक पहुंचेगी और फिर हर व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन करेगा, ईमानदारी से करेगा। आज तो सब पैसा बनाने में लगे, लूटने में लगे। ये घोटाले दबाने से काम नहीं चलेगा। ये कहने से भी काम नहीं चलेगा कि भ्रष्टाचार की तुलना में और मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हैं। हम और अधिक मुद्दों को जो महत्वपूर्ण देखें, मगर भ्रष्टाचार अगर चलता रहा और घोटाले अगर उद्घाटित होते रहे और मीडिया में छाए रहे, तो और किसी मामले में लोग सुनेंगे नहीं। राजनेताओं को कटघरे में खड़ा करेंगे और राजनेताओं पर अविश्वास बढ़ता जाएगा। सचमुच में देश एक संकट में से निकल रहा है और इस संकट में से अगर रास्ता निकालना है तो एक आम सहमति के बिना रास्ता नहीं निकलेगा। मैं तो प्रधानमंत्री के इस आश्वासन का स्वागत करता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा, लेकिन केवल घोषणा काफी नहीं है, व्यवहार चाहिए, आचरण चाहिए। कभी कभी मैं ताज्जुब करता हूं अध्यक्ष महोदय, आदमी को कितना धन चाहिए, कितना धन चाहिए? सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा, कुछ बचने वाला नहीं। लेकिन इस तरह से धन के पीछे, इस तरह से धन के पीछे लोग पड़े हैं और सत्ता का भी लोभ इसलिए है कि सत्ता की प्राप्ति से धन प्राप्त करना सरल हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं, लिबरलाइजेशन है, तो उसके साथ प्रामाणिकता चाहिए। पब्लिक सेक्टर के शेयर बेचने में भी अगर धांधली हो और प्राइवेटाइजेशन में कारखाने सस्ते दाम पर दे दिए जाएं, अपने मित्रों को दे दिए जाएं, कौड़ी के मोल बेच दिए जाएं। मैं लखनऊ से आता हूं, मैं उदाहरण जानता हूं।
प्राइवेटाइजेशन का भी यही उपयोग, लिबरलाइजेशन का भी यही उपयोग। और उद्योगपतियों को भी समझना चाहिए कि उन्हें देश के साथ न्याय करना, केवल मुनाफा कमाना, ये उनका लक्ष्य नहीं हो सकता। उन्हें ट्रस्टी के रूप में बर्ताव करना चाहिए। विदेशों में धन ले जाने की इजाजत नहीं होना चाहिए। वो समझ रहे हैं छूट हो गई। और कौन कितना लिबरल है। जब हम सत्ता में आए थे तो हमारी भी प्रशंसा कर रहे थे, आज आपकी ज्यादा कर रहे हैं। और जब दोनों नहीं थे तब जो थे उनकी बड़ी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। देश में परिश्रम का पुरस्कार होना चाहिए, देश में प्रतियोगिता होनी चाहिए, कम से कम नियंत्रण होना चाहिए, कम से कम प्रतिबंध होना चाहिए। हम प्रारंभ से इसकी बात करते रहे हैं। हमने किसी संकट के कारण नए आर्थिक सुधारों का समर्थन नहीं किया, स्वागत नहीं किया। हम कोटा परमिट राज के पहले से खिलाफ हैं, लेकिन अभी लिबरलाइजेशन स्टेट्स में नहीं पहुंचा है। अधिकारी अभी भी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। मंत्रियों में भी ज्यादा से ज्यादा वो फैसले करें। आपने अच्छा फैसला किया है, डिस्क्रेशनरी कोटा खत्म। दिल्ली में मकानों के अलॉटमेंट में, और मकान बने थे सरकारी कर्मचारियों के लिए और मिलना थे सरकारी कर्मचारियों को। आपने तो एबॉलिश कर दिए, मगर जिन्होंने करोड़ों कमाए उनका क्या होगा। करोड़ों कमाए गए और जग जाहिर था, सारी दुनिया जानती। ये स्थिति बदलना चाहिए अध्यक्ष महोदय, मगर ये गठबंधन ये स्थिति बदल सकेगा, मुझे संदेह है। एक तो आपके पास शक्ति नहीं है, और दूसरे जिनका आपने समर्थन लिया है और जिनके भरोसे आप टिके, पता नहीं वो कब आपको संजीवनी देना बंद कर दे, पता नहीं कब आपको अधर में छोड़ दें। नरसिंह राव जी ने आज जो भाषण दिया है वो बड़ा अर्थपूर्ण है। पहला हिस्सा हमारे लिए था, दूसरा आपके लिए, याद रखिए। लेकिन उन्हें भी कांग्रेस की पराजय से शिक्षा लेनी चाहिए। एक महान संगठन, स्वतंत्रता के लिए जूझने वाला संगठन, जिसके साथ संबद्ध करने में नौजवान के रूप में भी हम लोग गर्व का अनुभव करते थे, आज किस स्थिति में पहुंच गया। क्या ये विचार मंथन की चीज नहीं है? क्या ये गहराई से सोचने का मुद्दा नहीं है? लेकिन मैं नहीं समझता कि आज गहराई से सोचने का वातावरण है। सत्ता की दौड़ लगी है और इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे और हम ये देखेंगे कि सरकार किस तरह से चलती है। जब सरकार बनी थी तब भी मैंने कहा था कि जो काम अच्छे होंगे उनमें हम साथ देंगे। हम केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे। आपको हमारे समर्थन की जरूरत नहीं है, हम तो सेक्युलर विरोधी है, हमारा समर्थन लेकर आप क्या करें। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।